हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमिक क्लासेस एंड मैं विपिन यादव। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 होगा ग्रेविटेशन। लगाते हैं हेडिंग, कॉपी पे निकाल लो, हेडिंग लगाओ, चैप्टर डालो। चैप्टर जो होगा वो हमारा चैप्टर 3 होगा और उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो जैसे आपने किसी पेन को फेंका कि नहीं फेंका, आप कभी भी देखते हो कोई चीज फेंको तो कहाँ जाती है? हमारे अर्थ पर ही वापस आ जाती है। तो जब अर्थ पर वापस क्यों आ जाती है? इसका मतलब कोई ना कोई एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। कोई चीज आपकी तरफ कब आएगी? जब आप उस पर क्या करोगे? फोर्स अप्लाई करोगे, और जब फोर्स अप्लाई करोगे तब वो आपकी तरफ खींचती हुई चली जाएगी वस्तु। तो उसी प्रकार से इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जैसे हमने इस मार्कर को फेंका तो नीचे क्यों रहा है? इसका मतलब यहाँ पर क्या है? कोई ना कोई एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो फोर्स है क्या? वो ग्रेविटी है। अर्थ जो है वो क्या करती है? सभी ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटी लगाती है। या हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ग्रेविटेशन ये होता है कि इस यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट क्या करती हैं? अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। जैसे ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड क्या कर रहा है? मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। और मेरी जो बॉडी है इसको भी क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। मेरी बॉडी या ये मार्कर जो है ये आपको भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो कैमरा लगा हुआ है ये कैमरा क्या कर रहा है? मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस यूनिवर्स में ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। यही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये जो फोर्स है, अब आप कहोगे इतना समझ में तो नहीं आता मुझे कि मुझे कोई खींच रहा है। अरे बेटा, ये जो फोर्स होता है बच्चों, ये फोर्स है वेरी वीक फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स होता है, इसलिए हमको फील नहीं हो पाता। लेकिन एक्चुअली क्या है? ये सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती रहती हैं। दिस इज नोन एज ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम कहेंगे ऑल ऑब्जेक्ट्स या ऑल पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। इस यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्लियर? तो बात समझ में आई होगी कि अगर ये मार्कर है, ये मार्कर क्या कर रहा है? आपको अट्रैक्ट कर रहा है, हमको भी अट्रैक्ट कर रहा है, सभी ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी क्या कर रहा है? इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये मार्कर क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है। बट ये जो फोर्स है इनके बीच का अट्रैक्शन है ना, वो क्या होता है? वेरी वीक फोर्स है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, छापिए। अब मिटाया जाए। अब हेडिंग लगाओ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इसे एक नाम से बोला न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। अब हुआ क्या बच्चों कि इस ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। इनके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि जब ये एक दिन क्या हुआ, एप्पल के पेड़, एप्पल ट्री के नीचे क्या हुए थे? बैठे हुए थे, और जब बैठे बैठे
इनमें क्या हुआ, इन्होंने वहां से एक एप्पल गिरा, तो एप्पल गिरा तो वो नीचे गिरा, जमीन पर गिर गया, तो जमीन पर गिरा तो इनका माथा क्या हो गया, सटक गया, इनको गुस्सा आ गई, कहा अरे ये एप्पल जो गिरा तो काहे जमीन ही पर गिरा, इसको ऊपर क्यों नहीं गया, जाना चाहिए था, है ना, या कोई चीज है गिरी तो काहे नीचे गिरी, उसका रीजन पता करना चाहा उन्होंने। जब रीजन पता करना चाहा तो उस पर उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, दिस इज नोन एज ग्रेविटी, दिस इज नोन एज ग्रेविटी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो यूनिवर्सल इन्होंने क्या बताया, फिर इन्होंने अपना एक रूल दिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से जानते हैं। देखो क्या होता है, इन्होंने कहा कि मान लो बेटा एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इसका सेंटर से सेंटर जो मिलाने वाली लाइन है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, कितनी है, r। तो कुछ नहीं करना, ये इसका मास, ये बॉडी a है और ये बॉडी b है, a और b, there are a and b are two bodies which masses are following m1 and m2 which are separated with the distance r distance क्या है, सेपरेट है। तो इन्होंने क्या बताया, a force between them will be act, this is force known as F, हमने क्या कहा, फोर्स F है। तो बेटा फोर्स जो F होगा, बच्चा जो फोर्स F होगा वो क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, मतलब m1 एंड m2, इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही मास क्या होंगे, अगर ये मास बॉडी जो है उनके मास छोटे छोटे हैं तो फोर्स क्या लगेगा, छोटा छोटा लगेगा। अगर मास बड़े बड़े हो जाए तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी क्या होगा, बड़ा सा लगेगा। इसका मतलब अगर ये बॉडी मास इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर फोर्स डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मींस अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो छोटा छोटा बल लगेगा, अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो बड़ा बड़ा बल लगेगा, बड़ा बड़ा बल हाई फोर्स लगेगा, ठीक है। तो और क्या बताया, F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r²। इसे पढ़ते हैं जब 1/r² में होता है, इसे पढ़ते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r² हो जाता है। इसका मतलब जैसे ही r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल में डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करता है। इसका मींस क्या, वो r जैसे इंक्रीज करेगा वैसे फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और क्या बढ़िया, दो दोस्त हो, अभी तक स्कूल होते थे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल होते थे तो साथ साथ पानी पीने जाते थे, साथ साथ बैठते थे बढ़िया से, है तो क्या था, दोस्ती गहरी थी, मतलब अट्रैक्शन का फोर्स क्या था, ज्यादा था। क्यों, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस कम होती, दोनों लोग साथ साथ बैठते थे, दोनों लोग साथ साथ पानी पीने जाते थे। अब क्या हुआ, अब लॉकडाउन आ गया, आप अपने घर में, आपका दोस्त अपने घर में हुआ, तो क्या हुआ, अब तो फोन से बात हो जाती है, लेकिन अब साथ साथ नहीं रह पाते ना, वो वाली दोस्ती अब नहीं रह गई ना। क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस क्या हुई, बढ़ गई, आप अपने घर में, वो अपने घर में। जैसे डिस्टेंस बढ़ गई तो थोड़ा सा दोस्ती में जो फोर्स था, जो अट्रैक्शन का फोर्स था एक दूसरे के बिना कहीं जाते, पानी भी पीने नहीं जाते थे ना आप दोनों लोग। तो अब क्या हुआ, दूरी बढ़ी तो फोर्स क्या हुआ, कम हुआ, फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब अगर दो बॉडी पास पास रखी होंगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर दूर दूर रखी होंगी तो फोर्स क्या करेगा, कम लगेगा। अब आएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंबाइन कर दो, क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन क्या हो जाएगा, r²। अब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और उसका कांस्टेंट क्या है, g, m1 m2 अपन क्या होता है बेटा, r²। तो F इज इक्वल टू होता है g m1 m2 अपन r²। दिस इज नोन एज
न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब ये जो फोर्स है ये क्या है, फोर्स, दिस फोर्स, अब ये जी क्या है, वेयर जी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, इसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया। अब यूनिवर्सल कांस्टेंट हो इसका मतलब क्या, इसकी जो जी की वैल्यू है इस यूनिवर्स में कहीं पर भी चेंज नहीं होती है, ये ऑलवेज इक्वल रहती है, चाहे आप अर्थ पर रहें, चाहे आप मून पर चले जाएं, चाहे आप सन के पास चले जाएं, सभी जगह जी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, जी की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। हाँ, तो इसका मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स लगता है, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए फार्मूला बताया गया, क्या, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 क्या है, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 क्या है, मास ऑफ द सेकंड बॉडी, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब एक बात आती है ग्रेविटी, ये ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी क्या होता है, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट टू द बॉडी। अगर हम कहें कि ग्रेविटी क्या होती है, द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट टू द बॉडी। अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने फेंका ऊपर, फेंका तो क्या हुआ, नीचे आया, फिर से यहीं पर आ गया, अर्थ पर भी चला जाएगा, यहां पर आ गया ना, अब इसके लिए सरफेस यही हो जाएगा। अब यहां पर आया, तो यहां पर आने पर इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा था, जब फोर्स लग रहा था, जो फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दिस इज नोन एज ग्रेविटी। मान लो ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का मास हमने क्या कहा, कैपिटल है, ये क्या है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, स्मॉल m है, तो यहां से फोर्स क्या आ जाएगा, g तो कांस्टेंट होता है, हमने कहा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, इनके बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g m स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, ये फार्मूला। Where capital M is the mass of the earth and small m is the mass of the body and r is the distance between the earth and the body. Clear? अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे कहां पर, वैल्यू ऑफ g पर बात करते हैं, और g की डिफिनेशन भी हम देने वाले हैं आपको। तो अभी क्या सीखा आपने, F इज इक्वल टू जी m1 सीखा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो सीखा। अगर हम यहां से g के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, g के बारे में, तो ये डिफिनेशन देने जा रहे हैं, डिफिनेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, किसकी, जी की डिफिनेशन देने जा रहे हैं। तो अगर हमने कहा कि इफ मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ द सेकंड बॉडी इज यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। अब 1 kg भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी होता है, 1 किलोग्राम मतलब, ठीक है, 1 का मतलब यूनिट मतलब होता है 1, ठीक है, यूनिट है, और डिस्टेंस भी कैसी है, यूनिट है। फिजिक्स में यूनिट का मतलब होता है 1 से, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यूनिट 1 का मतलब क्या, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो यूनिट का मतलब होता है 1। अगर m1 m2 की यूनिट हो जाएगा, यूनिट मतलब 1, और r भी कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो F इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, g
1 इंटू 1 अपान 1 का स्क्वायर। तो यहां से F इक्वल टू क्या आ गया, G आ गया, F इक्वल टू G आ गया। इसका मतलब G, जो G है वो क्या है, फोर्स। G क्या है, फोर्स है। तो हम इसको G को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो G इज डिफाइंड एज the force acting to unit masses of body। किन्हीं दो बॉडी पर यूनिट मास की जो बॉडी है, यूनिट मास की जो बॉडी है उन पर लगने वाला क्या है, फोर्स। विच आर सेपरेटेड टू यूनिट डिस्टेंस। और एक कंडीशन है कि वो उनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। देखो एक बॉडी है और एक बॉडी है, ठीक है। यहां इसका मास कितना है, यूनिट मास की बॉडी है। m1 कितना है, यूनिट है। m2 भी कितना है, यूनिट है, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, यूनिट है। यूनिट मतलब 1 है। तो यहां जो फोर्स लगेगा, जो ग्रेविटेशनल होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होता है। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F के इक्वल होता है। इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन समझ में आ गया। G की वैल्यू की बात समझ, G के बारे में समझ में आ गया। अब G की यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ G, यहां पे बात करें, इधर बात करते हैं। यूनिट ऑफ G, तो यूनिट ऑफ G, जो यूनिट ऑफ G की बात करें बेटा, तो G की वैल्यू फाइंड करना है, यूनिट फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, FR² अपॉन M1 M2, FR² अपॉन M1 M2। तो F मतलब क्या होता है, न्यूटन, इंटू R क्या होता है, मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन इसका क्या होता है, केजी होता है। मास कितना होता है, केजी होता है। तो इसे हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम ये लिख सकते हैं न्यूटन, न्यूटन को N से नोट कर दिया, मीटर को M से नोट कर दिया, मीटर स्क्वायर हो गया। केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या है, G की यूनिट होती है। तो G की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ G इधर उधर लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, पहले इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट, देख तो रहेगी वैल्यू ऑफ G। तो वैल्यू ऑफ G की बात करें बेटा, इसकी वैल्यू होती है, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये वैल्यू होती है। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कोई पूछे कि G की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर बताओ क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आप क्या होती है, G होती है। हाँ, ये कहां से आई थी, इसे लैब मेथड से फाइंड किया गया था। और इसको फाइंड करने वाले थे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैवेंडिश। क्या नाम था, कैवेंडिश। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैवेंडिश। तो कैवेंडिश ने 6.G कैपिटल G की वैल्यू के बारे में बताया था। देखो न्यूटन ने इसके बारे में तो बताया, एक कांस्टेंट लेके आए G,
कांस्टेंट आया। लेकिन जी के बारे में एक्चुअली किसने बताया था, तो थे कैवेंडिश सर थे। कैवेंडिश सर ने कैपिटल जी की वैल्यू आपको बताई, कितनी बताई, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? छाप लो जल्दी से, जल्दी से छाप लो। छाप लिया? हाँ, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। फार्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, F = G m1 m2 अपान r स्क्वायर। F = क्या होता है, G m1 m2 अपान r स्क्वायर। न्यूमेरिकल लिख लेते हैं दो चार ना। देखो हमने कहा द फोर्स बिटवीन two objects या two bodies is 200 न्यूटन। टू बॉडीज हैं किसी डिस्टेंस पर सेपरेट होंगी और उनके बीच जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 200 न्यूटन लग रहा है। हाउ शुड द डिस्टेंस will change so that the force can be न्यूटन। समझो क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू बॉडीज हैं, वो किसी एक डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, ठीक है, और उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन लग रहा है। अब कह रहा है कि डिस्टेंस को कितना चेंज कर दिया जाए, मास को नहीं चेंज करना, डिस्टेंस को कितना चेंज कर दिया जाए कि फोर्स कितना हो जाए, 100 न्यूटन हो जाए। ठीक है, तो देखो हमने कहा बेटा एक बॉडी है, अच्छा एक बॉडी है, इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, डिस्टेंस कितनी है r, डिस्टेंस r बना लिया। ठीक है, अब जब ये डिस्टेंस r हो गई तो अब इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा, और फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या होता है, F = G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो फोर्स कितना है आपके पास, 200 न्यूटन है, तो क्या हो जाएगा 200, जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, मास m1 रहने दीजिए, m2 रहने देंगे, अपान क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। इससे इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन कह रहा है हाउ शुड द डिस्टेंस विल चेंज, डिस्टेंस को कितना चेंज कर दिया जाए। तो हमने कहा डिस्टेंस जो थी, मास वही है आपके पास, अब डिस्टेंस को चेंज कर दें हम लोग, यहां पे कितनी थी r, अब हमने कह दिया r1 हो गई डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस चेंज हो गई ना। क्या बॉडी का मास चेंज हुआ क्या, नहीं। तो अब फोर्स कितना हो गया, कह रहा कि फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाता है। तो फोर्स 100 न्यूटन इज इक्वल टू, क्या जी चेंज होगा, जी तो ऑलवेज कांस्टेंट, क्या m1 चेंज हुआ, नहीं, क्या m2 चेंज हुआ, नहीं, r चेंज हो गया, चेंज कर दिया, r1 स्क्वायर हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। अब हमको फाइंड क्या करना है, इसके बारे में बताना है कि डिस्टेंस कितनी चेंज की जाए, r1 को फाइंड करना है। तो r1 को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 200, LHS को LHS के साथ डिवाइड कर देते हैं और RHS को RHS के साथ डिवाइड कर देते हैं, m1 m2 अपान r स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, g m1 m2 अपान r1 स्क्वायर। तो 100 2 जा कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, m1 से m1 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया।
तो ये उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बचा, 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, ये वाला उठ के ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो r1 इक्वल टू अंडर रूट 2r स्क्वायर हो जाएगा। अब r1 इज इक्वल टू, ये तो रूट 2 तो बाहर आ नहीं पाएगा, तो रूट 2 ही रहेगा, ये कितना हो जाए r स्क्वायर बाहर आएगा कितना आ जाएगा r। इसका मतलब जो डिस्टेंस है ये क्या है, इनिशियल डिस्टेंस है, और ये क्या है फाइनल डिस्टेंस है। अगर आपको फोर्स 200 न्यूटन से 100 न्यूटन करना है तो जो फोर्स जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो इनिशियली डिस्टेंस का √2 टाइम्स हो जाना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाएगा। और √2 की वैल्यू भी होती है बेटा, कितनी होती है 1.4, कितनी होती है 1.4। ऐसे हम लोग सब लिखते हैं क्या, r1 इज इक्वल टू 1.41 r, जो इनिशियली डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का जो फाइनल डिस्टेंस है वो 1/1.41 टाइम्स होना चाहिए। क्लियर, ओके, नोट करो जल्दी से, छाप लिए, हो गया। और क्वेश्चन बता दिया जाए, चलो मिटाए। लिखो क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, द मास ऑफ सन is 2 into 10 की पावर 30 kg and mass of earth is 6 into 10 की पावर 24 kg. The average distance between them is 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर. Find the force of attraction to each other. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाना है, मतलब दोनों बॉडी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं केवल सन ही अर्थ को अट्रैक्ट करे या अर्थ ही सन को अट्रैक्ट करेगी, अर्थ भी अट्रैक्ट कर रहा है और सन भी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इसीलिए क्या है, अर्थ अपनी जगह पर है और सन अपनी जगह पर, एक दूसरे से हिलते हैं। वो भी फोर्स लगा रहा है, वो भी फोर्स लगा रहा है, तुम भी हमको खींचो हम भी खींचेंगे तो क्या होगा, फोर्स नहीं लगेगा, उतना ही फोर्स से खींचना है। तो देखो क्या करना है, अब इसमें देखो मास ऑफ द अर्थ, मान लो ये अर्थ है आपके पास, इसका मास कितना है m1, कितना है मास ऑफ अर्थ है आपके पास 6 into 10 की पावर 24 kg। अब यहाँ क्या है, सन है, बढ़िया साइन करते हुए सन दिखाते हैं, ये साइन करता हुआ सन है, साइन कर रहा है बढ़िया से, ठीक है। इसका मास कितना है m2 है, कितना मास है 2 into 10 की पावर 30 kg है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r, r इक्वल टू कितना आपको दिया गया है 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर दिया गया है, 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर दिया गया। फोर्स फाइंड करना है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा आपके पास बताओ, F इक्वल टू कितना होता है g, तो g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 into 10 की पावर -11। m1 की वैल्यू कितनी 6 into 10 की पावर 24। m2 की वैल्यू कितनी, m2 की वैल्यू कितनी है, यही तो है आपके पास 2 into 10 की पावर 30 अपॉन क्या होता है
आर स्क्वायर, आर मीन्स क्या हुआ, यही तो है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस 11। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसका होल स्क्वायर भी तो है, ठीक है। तो यहाँ से 11 है, यहाँ 24 है, यहाँ 30 है, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आपके पास 6 टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और 10 की पावर 30, ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बचेगा 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 10 की पावर 13 और 30 ऑलरेडी है, 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, 10 की पावर 43 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 22। यहां से 2 की बात है 1 एंड 2 पॉइंट हट गए, कैंसिल हो गए पॉइंट। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा 4 3 4 जा और 3 5 जा, चला गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो और f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लो 7 8 जा 7 4 जा 28 6 4 जा 24 2 6 26 हो गया, कह रही था ना, तो 26 अपॉन 15 5 जा 75 इंटू 10 की पावर 43 इंटू ये ऊपर जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा। f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 23 क्या न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10 की पावर 23 न्यूटन। क्लियर, तो छाप लो, ओके, समझ में आ गई बातें, क्लियर है, नोट करो। तो आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे इसी फार्मूले पर f इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसी पर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को। तो आज क्लास को हम लोग यहीं तक मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे किसी का भी भला हो जाए इस वीडियो से। अगर हो सकता है ये बात उसको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।